और देखेंगे कि प्लांट सेल है वो अपने ग्लाइकोजन को एज जो फूड रिजर्व्स रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो वो लार्जर होते हैं और रेक्टेंगुलर होते हैं। एनिमल सेल की बात करें तो वो छोटे होते हैं और काफी शेप्स में होता है। अगर हम लोग मसल को देखें, मसल सेल तकरीबन एलोंगेटेड टाइप का होता है, ताकि जब वो कंप्रेस हो तो वो बेसिकली मसल जो हैं वो रिलैक्स या कंप्रेस हो सकें। ब्लड को देखें तो वो बेसिकली सर्कुलर होते हैं, डिस्क शेप होते हैं बेसिकली। अच्छा, आगे हम लोग बात करें तो जो साइटोप्लाज्म है प्लांट सेल का, वो भी साइड पे पुश हुआ है और वो बेसिकली एक लाइनिंग ही नजर आती है हमें वैक्यूल के अराउंड। वेयर एज अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो उसका जो साइटोप्लाज्म है काफी डेंसर भी होता है और वो ज्यादातर स्पेस ऑक्यूपाई करता है अपने सेल के अंदर। सो दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अभी हम लोग चलते हैं और बारी बारी जो इसके ऑर्गेनील्स हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस भी पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग विद सेल मेम्ब्रेन हमने बताया था कि एनिमल्स के अंदर आउटर मोस्ट लेयर है और प्लांट्स के अंदर सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है जो कि सेल वॉल से सराउंड होती है। दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये कुछ चीजों को अलाउ करता है और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता। अगर हम लोग ये देखें तो ये दिस इज पोरस, तो यहां से बेसिकली आपकी जो चीजें हैं वो गुजर सकती हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड्स फैट से बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। ये भी जब हमने जो फूड साइंस है उसको डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है। उसमें एक फंक्शन बेसिकली सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी था। फंक्शन की बात करें, ट्रांसपोर्ट करता है किसको? न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को फ्रॉम एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सेल को होल्ड करके रखता है, आपको जो साइटोप्लाज्म है उसको अपने अंदर बंद करके रखता है, शेप प्रोवाइड करता है आपके सेल को। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? वी टॉक्ड अबाउट कि दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल, तो ये हर चीज को अंदर आने जाने नहीं देता, रादर ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे बचा के रखता है। मूविंग ऑन टू साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म इज बेसिकली द स्पेस बिटवीन द होल सेल, बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो बेसिकली स्टोरेज इसका एक फंक्शन है, स्टार्च के फॉर्म में या ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये बेसिकली स्टोरेज यहाँ पे रखता है। कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस, हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस है क्या। इसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं और इसकी जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली उसके अंदर जो साइटोसोल और साइटोजेल है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ऑर्गेनील्स हैं वो फ्री फ्लोट कर सकते हैं। आपके जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स या फिर जो वेस्ट हैं, वो इजीली सेल के अंदर या बाहर मूव कर सकते हैं या सेल के अंदर ही फ्रॉम वन ऑर्गेनील टू डिफरेंट ऑर्गेनील ये मूव कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। मूविंग ऑन टू द माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड शू लाइक स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो बेसिकली फोल्डिंग्स में होती है, जिसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिकली फोल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, डीएनए होता है। अब डीएनए का क्या मतलब है? इसके अंदर अगर अपना डीएनए, इसका मतलब ये खुद सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स मैंने एक दफा पहले जिक्र किया कि राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरत होती है। इसका मतलब क्या? ये खुद रेप्लिकेट भी हो सकते हैं और ये खुद अपना प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का। फिर अब आपने एक नाम सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। वो कैसे? ये बेसिकली जितना भी ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी इनटू ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, थ्रू कर्ब साइकिल। कर्ब साइकिल क्या है? बेसिकली एरोबिक या सेल्यूलर रिस्पिरेशन डूइंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है? जिसमें आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है आपका एनर्जी के अंदर। ये बेसिकली ग्लाइकोलिसिस है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज है वो थ्रू एरोबिक रिस्पिरेशन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी के अंदर। इसके अलावा कर्ब साइकिल में आपकी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होती है। अच्छा, बनाता क्या है ये? बेसिकली ये जो CO2 के साथ ये बेसिकली ATP बनाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग एनर्जी पैकेट्स कहते हैं। जो ATP है वो फर्दर ADP
एटीपी क्या है? एडिनोइस ट्राइफॉस्फेट इसका केमिकल नाम है। जो एडीपी है दैट इज एडिनोइस डाइफॉस्फेट, मतलब कि जो ट्राई का मतलब 3, ये ब्रेक डाउन करके 2 में आ जाता है और इसके साथ आपकी एनर्जी रिलीज होती है। कब? जब डिमांड आपका सेल करता है। सो दिस वाज द बेसिक फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इसकी इंपॉर्टेंस भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग चलते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस की तरफ। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन टाइप, ये बेसिकली फोल्डिंग्स तो होती हैं इसमें, और इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्ने, ठीक है ना। फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शन है फिनिशिंग का। ये क्या करता है? बेसिकली सेल प्रोडक्ट्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, उनको पैक करता है, ग्रैन्यूल्स बना लेता है, ठीक है ना। ये इसने बेसिकली ग्रैन्यूल्स बना लिए हैं। इसने यहाँ पे फंक्शनिंग की, यहाँ पे इसने प्रोडक्ट बनाए, फाइनल प्रोडक्ट्स, उनको पैक कर लिया, ग्रैन्यूल्स बना लिए। फिर इसने क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया वैक्यूल में फॉर स्टोरेज या सेल से बाहर फॉर एक्सक्रीशन। अगर मैं ये बात करूं तो ये एक्सक्रीशन के लिए जा रहा है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट वेसिकल के तौर पे जा रहा है, ठीक है। देन क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और लिपिड्स में ऐड करता है ग्लाइकोलिपिड्स बनाने के लिए, जो कि फर्दर सेल के फंक्शनिंग में यूज होते हैं। बात करते हैं अभी लाइसोसोम्स की, ठीक है ना। लाइसोसोम्स क्या है? बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सिंपल सैक हैं जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप के आपके लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स जो है ना, वो बनते कहाँ पे हैं? वो राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन्स भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं? आपके एंजाइम्स भी बनाते हैं। अच्छा, हम लोग अभी आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये न्यूक्लियस के साथ ये लगा होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एंजाइम्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं टू गोल्जी बॉडीज, ठीक है ना, और वहां से ये एज गोल्जी वेसिकल्स के तौर पे बड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। ये बडेड मैंने आपको दिखाए थे, ये बड्स थे जो कि बड ऑफ हो गए थे, और यही किस तौर पे काम करते हैं? ये प्राइमरी लाइसोसोम्स के तौर पे काम करते हैं। जब गोल्जी बॉडीज, जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, उनके अंदर ये एंजाइम्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली क्या करते हैं? ये फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ और डाइजेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं आपके पास? एक तो फूड आता है। फूड को क्यों वो एनगल्फ और डाइजेस्ट करेंगे? एनर्जी के लिए। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। या फिर जर्म्स को करते हैं एनगल्फ और डाइजेस्ट, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। इसको प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस। और ये करते कौन है? ये करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं ऑटोफेगोसोम्स क्या होते हैं? स्टार्वेशन मोड में ये क्या करते हैं? सेल के पार्ट को ही खाना शुरू कर देते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी, और इन लाइसोसोम्स को हम लोग कहते हैं ऑटोफेगोसोम्स, ठीक है ना। इसके अलावा वो एंजाइम्स को भी रिलीज करते हैं फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सो दिस वाज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ लाइसोसोम्स। अच्छा, हम लोग अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ चैनल कंपोज ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन सिस्टर्ने। इसके अंदर भी गोल्जी बॉडीज की तरह सिस्टर्ने होते हैं, जो कि हमें नजर भी आ रहे हैं ये, और ये ट्यूबुलर शेप में होते हैं, और ये बेसिकली पूरा नेटवर्क होता है इनका। कांटेक्ट होता है इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, इधर हमें नजर भी आ रहे हैं डायग्राम में। ये वाले जो हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाले जो हैं ये हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर, उसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स कनेक्टेड होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म एंड एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, टॉक्सिक मटेरियल्स को डिटॉक्सिफाई करना, और नर्व इम्पल्सेस मसल्स में हैं उनको ट्रांसमिट करना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं। अगर हम लोग रफ की बात करें, इनके अंदर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये पूरा इनका नेटवर्क होता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं सेल को, और अपनी शेप मेंटेन करके रखता है।
ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरत होती है इनके अंदर। जब ये डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं तो इनकी नेटवर्क की मदद से ये बेसिकली प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। इसके अलावा टेम्परेरीली स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। तो दिस वाज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग चलते हैं सेंट्रियोल्स की तरफ। हमने ये पहले भी पढ़ा था, कंपैरिजन जब हम लोग कर रहे थे प्लांट और एनिमल सेल का, कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होते हैं। होते क्या हैं ये बेसिकली 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये अगर हम लोग देखें ये बेसिकली ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और होती कितनी है टोटल? ये होती हैं 9, ठीक है। और ये अरेंज कहाँ पे होती है? सिलेंडर में अराउंड अ सेंटर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? बेसिकली प्राइमरी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इसके अराउंड जो है वो सारे बाकी ट्यूब्यूल्स अरेंज हुए होते हैं। 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, जो कि 90 डिग्रीज टू ईच अदर हैं। ये भी देखें, अगर ये 90 डिग्रीज टू ईच अदर हैं, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। सेल डिवीजन की जब टाइम आता है तो सबसे पहले ये जो पेयर है ये डुप्लीकेट कर जाता है, ठीक है। और जो दोनों पेयर्स हैं वो दोनों साइड्स पे मूव कर जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और एक स्पिंडल फॉर्म होता है बिटवीन देम। और उसके बाद आपके पास जो मियोसिस और माइटोसिस वाला प्रोसेस है सेल डिवीजन का, इवन इफ यू डोंट नो, यू डोंट नीड टू नो अबाउट दैट, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो बेसिकली सेल डिवीजन में ये काम आना शुरू हो जाता है। बात करते हैं हम लोग अभी प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में होते हैं। होते क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और इनके अंदर पिगमेंट होता है जो कि इसको कलर भी प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट फंक्शनिंग होती है। बात करें सबसे पहले प्लास्टिड की, जो कि है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है, और वो प्रोटीन कह रहा हूँ फूड सिंथेसिस में मदद देता है और एब्जॉर्ब लाइट करने में भी मदद देता है। क्लोरोफिल ये क्या करता है? बेसिकली ग्रीन कलर देता है प्लांट्स में, और जितने भी प्लांट्स के ग्रीन कलर या ग्रीन पार्ट्स हैं वहां पे आपके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। बात करें अगर क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली किसी भी प्लांट को उसका ग्रीन के अलावा जो भी कलर होता है वो देता है, ठीक है ना। और वो मदद किस में करता है? पॉलिनेशन में बेसिकली मदद करता है। क्यों? क्योंकि जो कलर्स हैं उससे बेसिकली आपके जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इससे आपके पॉलिनेशन होती है। कहाँ होते हैं ये? बेसिकली ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये पेटल्स में होते हैं और राइपेंड फ्रूट्स में होते हैं, बिकॉज दे हैव अ कलर। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, ये कलरलेस होता है और ये करता है क्या है? ये फूड को स्टोर करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली रूट्स में पाया जाता है। अब अगर हम लोग कैरेट की बात करें, कैरेट इज बेसिकली कलरलेस। इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट है, वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से कलर नहीं है, रादर वो जो फूड रिजर्व्स हैं उसके अंदर वो ऑरेंज या रेड कलर की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से कैरेट को उसका कलर मिलता है। चलते हैं अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल की तरफ, जो कि है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस एज इट नेम स्टेट्स इट इज सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है ना। सेंटर उस तरह से सिर्फ पोजीशन वाइज सेंटर नहीं, रादर फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेन की पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज बेसिकली द सेंट्रल, जिसे कहते हैं सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग पार्ट्स देखें, इसको फर्दर डिवाइड करें तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होती है, जो अंदर वाली है ना वो न्यूक्लियर कंटेंट को एनक्लोज करके रखती है, ठीक है ना। ये भी आपके क्या होता है? पोरस होती है जो कि मटेरियल्स की एक्सचेंज को अलाउ करती है। बनी किससे होती है? प्रोटीन्स और लिपिड से। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोलस। ये आपकी मेम्ब्रेन थी, ये हम लोग देख रहे हैं ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है। ये आपके पास न्यूक्लियोलस है, ये मेम्ब्रेन के बगैर है, डार्क स्टेन्ड होती है। इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या है? बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर आपके जितना भी कोड है बेसिकली आपका लाइफ का वो होता है। इसके अलावा इसके अंदर होता है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। जो राइबोसोम्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे असेंबल किए जाते हैं और फिर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं जो थर्ड पार्ट है वो है आपका क्रोमेटिन, ठीक है ना, जो कि क्रोमोसोम्स बन जाते हैं ड्यूरिंग योर सेल डिवीजन, ठीक है ना। वैसे हम लोग क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है जो सस्पेंडेड है आपका,
ये आपके पास सारा क्रोमेटिन है, ये जितना भी सस्पेंडेड मटेरियल है ये सारा क्रोमेटिन है। अच्छा, होता क्या है कि जब आपकी होती है सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और सारे इंडिविजुअल्स में ऑफ सेम स्पीशीज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स है। इसकी वजह से हम लोग इसको बहुत क्लोज स्पीशीज काउंट करते हैं। फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली सॉल्युबल न्यूक्लियस सैप है, फ्लूइड है इनसाइड न्यूक्लियस। ये जितना भी सस्पेंड हुआ हुआ है न्यूक्लियोलस और जो क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर सस्पेंड हुआ हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सस्पेंड हुआ हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। सबसे पहले तो ये जो सेल की जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करता है। दिस इज द ब्रेन ऑफ योर सेल। देन क्या करता है, आपके जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम योर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वो कैसे? वो ऐसे कि आपके बेसिकली इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर आपका जो जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल है ये जो वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है और उससे क्या होता है बेसिकली आपका सारा का सारा वो ट्रांसफर हो जाता है टू योर ऑफस्प्रिंग्स सेल्स, ठीक है। देन ये सिंथेसाइज करता है, हमने पढ़ा था कि ये राइबोसोम्स को भी सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएस को सिंथेसाइज करता है, जिसमें मैसेंजर आरएनए, आपके पास राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और ये बेसिकली और किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, बेसिकली